नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। देश के बड़े अस्पतालों से और छोटे अस्पतालों से भी जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों के, जिनमें डॉक्टर शामिल हैं, संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि देश के बहुत सारे अस्पताल जो हैं बहुत जल्दी ही ठप पड़ जाएंगे या कम से कम उनका कुछ हिस्सा जो है काम करना बंद हो जाएगा। और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। सरकार की गलत नीतियों के कारण अभी भी देश में जो है करीब करीब जो 70% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं वो ठप पड़े हुए हैं। एक तरह से कुछ बड़े अस्पताल उनमें शुरू हुए हैं, सीमित रोगियों को देखा जा रहा है। और अब जो संक्रमण की स्थिति आ रही है, जिस तरह से संक्रमण अस्पतालों में पहुंच रहा है, उससे लग रहा है कि सरकारी अस्पताल भी ठप होते जाएंगे। मेरे सामने दो बहुत ही गंभीर आंकड़े हैं। एक फेसबुक का वीडियो भी है और मैं उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कोरोना के कारण, कोरोना के संक्रमण के कारण बड़े अस्पताल या बहुत सारे सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि देश का जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विशेषज्ञता वाला अस्पताल माना जाता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स, जिसको आयुर्विज्ञान संस्थान भी कहते हैं, दिल्ली में, उसके करीब 286 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। और इनमें 2 सीनियर डॉक्टर हैं, 17 रेजिडेंट डॉक्टर हैं, 38 नर्स हैं, करीब 74 सुरक्षा कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट करीब 74 हैं, सफाई कर्मी जो हैं वो 54 हैं और लगभग 27 अन्य हैं। तो ये तो संख्या दिखाई दे रही है। 286 स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें 19 डॉक्टर हैं, मिला करके एक अस्पताल में संक्रमित हो गए। हालांकि बड़ा अस्पताल है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अस्पताल चल रहा है, अभी भी उसका कोरोना वार्ड भी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण में तेज़ी आ रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो संक्रमण जो है और फैल सकता है। और एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि ज़्यादातर लोग जो संक्रमित हुए हैं वो बाहर हुए हैं, अस्पताल के भीतर नहीं हुए हैं, क्योंकि एम्स के जो कर्मचारी हैं वो दिल्ली के कई हिस्सों में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सब लोग जो है वहाँ एम्स के भीतर या सरकारी क्वार्टरों में नहीं रहते हैं। यहाँ जो टेस्ट किया जा रहा है उसमें हर दिन 10 से 15 नए संक्रमित लोग जो यहाँ आ रहे हैं। तो आखिरकार इस तरह से, इस रफ्तार से अगर संक्रमण बढ़ेगा तो फिर इलाज के लिए डॉक्टर कहाँ से आएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोरोना वार्ड में उनकी ड्यूटी नहीं थी, वो किसी और वार्ड में काम कर रहे थे, अलग काम कर रहे थे, उसके बावजूद वो संक्रमित हो गए। दूसरा, मेरे सामने फेसबुक का एक वीडियो है। उस वीडियो को हम दिखा नहीं सकते, फेसबुक पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि उस पर कॉपीराइट दूसरों का है। उसमें किसी एक अस्पताल का है, अस्पताल का नाम नहीं लिया गया है। उसमें करीब 70 से लेकर 100 तक बेड दिखाई दे रहे हैं। एक डॉक्टर घूम रहे हैं और वो बता रहे हैं कि करीब 35 पेशेंट जो हैं वहाँ भर्ती हैं। 3 वहाँ जूनियर डॉक्टर या रेजिडेंट डॉक्टर जिनको कहते हैं वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई नर्सिंग स्टाफ वहाँ मौजूद नहीं है, कोई हेल्प करने के लिए मौजूद नहीं है। और वो ये बता रहे हैं कि अगर ये सारे स्टाफ नहीं आते हैं तो डॉक्टरों के लिए संभालना मुश्किल है। 35-36 रोगी हैं, 3 डॉक्टर हैं, लेकिन और कोई भी नहीं है। डॉक्टर खुद ही उनको ऑक्सीजन देने की व्यवस्था कर रहे हैं, डॉक्टर खुद ही उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। ये कब तक चल सकता है? ये एक गंभीर सवाल है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि सरकार एक दिन में डॉक्टर नहीं बना सकती। एक व्यक्ति जो है करीब 5-6 साल जब मेडिकल कॉलेज से लेकर इंटर्नशिप तक में लगा देता है, तब जा कर के वो डॉक्टर बनता है। ठीक वैसे ही नर्स भी एक दिन में नहीं तैयार होता है या होती है। वो भी 1 साल से 2 साल तक का कोर्स है, फिर उनकी इंटर्नशिप होती है, फिर वो तैयार होते हैं। वही स्थिति स्वास्थ्य कर्मियों की भी है। तो एक दिन में ये तैयारी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो सरकार ने सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया है और जिसको अब भी जारी रखा जा रहा है, वो ये है कि देश के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो छोटे अस्पताल ख़ास तौर पे हैं, वो चल ही नहीं रहे हैं। वो दूसरे रोगियों को भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इतने कठोर कोरोना प्रोटोकॉल बना दिए हैं कि उनके लिए बाकी रोगियों का देखना भी मुश्किल हो गया है।
उत्तर प्रदेश में तो एक डॉक्टर को जो प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कर रहे थे, उनके एक मरीज़ को कोरोना संक्रमण मिला, तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी खबरें और कई राज्यों से आ रही हैं। तो ये जो संकट है वो बहुत बड़ा संकट है। मैं यहाँ पर ये उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत की स्थिति जो आज है, करीब करीब 30% स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो सरकारी क्षेत्र में रह गई हैं और 70% इलाज जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है, चाहे जिस कारण से भी हो। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही यही है, के कारण ही ऐसा हो रहा है। और संयोग से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो हम पूरी तरह से अमेरिकी मॉडल पे जा रहे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये एक गंभीर सवाल है कि 70% स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार की नीतियों के कारण ठप रखा गया है। अब क्या है, मैं अभी किसी डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अगर आप सामान्य रोगियों का, मतलब कोरोना के अलावा दूसरे रोगियों का भी इलाज करना चाहते हैं तो आपको 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे। एक प्री कोरोना वार्ड, जहां पर कि जब पेशेंट आएगा तो सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद उसकी जांच की जाएगी, टेस्ट किया जाएगा, और टेस्ट में अगर उसको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो अगर उसी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव के इलाज की व्यवस्था है और उसको सरकार से अनुमति मिली हुई है तो उसको पहले कोरोना वार्ड में रखा जाएगा, और अगर नहीं मिली हुई है तो उसको सरकार के कोरोना अस्पताल में भेज दिया जाएगा। अब ये हो गया। फिर उसके बाद जो तीसरा आता है जो उसकी बीमारी है उसका इलाज। तो पहले कोरोना का इलाज होगा, तो फिर उसके बाद दूसरा ये, तो दूसरी बीमारी का इलाज होगा। नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में दूसरी बीमारियों के जो पेशेंट हैं उनकी मौत हो रही है, और ये सब चीज़ें चूँकि मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं हो रही हैं और वो सामने नहीं आ रही है। केवल कोरोना की खबरें, कोरोना का रोना मचा हुआ है मीडिया में। टीवी चैनल कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं, और जो सोशल मीडिया है उस पर भी छाया हुआ है, टीवी और अखबार पर भी छाया हुआ है। टीवी और अखबार ने तो कोरोना के नाम पर गंध मचा दिया है। करीब करीब जो अभी तक की स्थिति भारत की है, मैक्सिमम जो है 200 के करीब लोगों की डेथ जो है कोरोना से बताई जा रही है, जो जांच के बाद। और अगर ये आंकड़ा सही भी हम मान लें तो, और सही भी है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, तो इनमें करीब 83%, 80 से ऊपर जो है वो कोमोर्बिड है, यानी उनको कोई और बीमारी है। उनको कैंसर हो सकता है, उनको डायरिया हो सकता है, उनको लंग्स की बीमारी हो सकती है, उनको हाइपरटेंशन हो सकता है, उनको कोई भी बीमारी हो सकती है। उस बीमारी से ग्रसित थे और उससे उनकी मौत हुई। लेकिन सरकार के ने ऐसे नियम बना रखे हैं, न जाने क्यों क्या कारण है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों को काम नहीं करने देना चाहती। देखिए, मैं इस बात का समर्थक हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए, और जो यूरोप के पूंजीवादी देश हैं वहाँ भी जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें 95% लोगों का इलाज जो है यूरोप में वो सरकारी अस्पतालों में होता है, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो। लगभग 90 से लेकर 95% लोगों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है, और 5 से लेकर 10% ही जो है वो प्राइवेट में जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वो स्थिति रहने नहीं दी गई। करीब करीब आज़ादी के बाद जब हमारे अगर स्थिति देखें तो करीब 80% इलाज जो है वो सरकारी अस्पतालों में होता था और 20% प्राइवेट था। करीब करीब 90-95 तक यही स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों को छूट दी गई। कोई बात नहीं है, छूट दे सकते हैं, प्राइवेट अस्पताल का भी स्वागत है, वो भी अच्छे अस्पताल हैं, वहाँ भी विशेषज्ञ हैं, कीमतें ज़्यादा हैं तो जो लोग कीमत दे सकते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद से ही जो है लगातार जो सरकारी क्षेत्र के अस्पताल हैं उनकी उपेक्षा शुरू हुई, और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो स्थिति बदतर हो गई है। जो यूरोप के देश हैं वो अपने जीडीपी का करीब करीब 10% जो है वो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर खर्च करते हैं, और वो स्वास्थ्य सेवाएं जैसा कि हमने बताया ज़्यादातर सरकारी क्षेत्र में है। इसलिए सरकारी क्षेत्र के अस्पताल जो है वहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बेहतर है। वैर दूसरी तरफ अगर देखें तो एक अमेरिका अलग उदाहरण है। अमेरिका में 95% लोग जो हैं प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं।
है ही नहीं। 95 अगर नहीं भी मान लें तो करीब करीब जो है वो 50% से ज़्यादा के लिए जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है वो उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर वही जो भारत में लादने की कोशिश की जा रही है वही व्यवस्था चल रही है कि आप इंश्योरेंस खरीदो। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, करीब करीब जो है 20% लोग अमेरिका में ऐसे हैं जो इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते। और जो अमेरिका की स्थिति है कि वो करीब करीब अपने जीडीपी का 16% यानी यूरोप से ज़्यादा हेल्थ केयर पे खर्च करता है, और उसके बाद भी 50% लोगों को भी वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहा है। सब प्राइवेट में आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, जो कि भारत में कोशिश की जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई इंश्योरेंस योजनाओं की घोषणा की, और इंश्योरेंस योजनाओं से कितना फ़ायदा हुआ उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि बहुत थोड़े लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना जैसे कि एक फैशन हो गया हो। प्राइवेट अस्पताल अच्छे हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। बहुत सारे तो सरकारी नौकरियाँ छोड़ कर गए हुए हैं, वो बहुत योग्य हैं, अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन उसकी कीमत है, क्योंकि वहाँ पूंजी लगती है और उसकी एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है। भारत जैसे देश में जहाँ पर कि आज जीडीपी का कम से कम 6% स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च होना चाहिए, वहाँ 1.6% खर्च हो रहा है। और मोदी जी से आने से पहले यानी मनमोहन सिंह की सरकार में ये करीब करीब 3% पहुँचने वाला था, लेकिन उसके बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने उन्होंने लगातार सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की उपेक्षा की, उस पर खर्च को लगातार घटा दिया गया, और जो इंश्योरेंस जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, जो जब अमेरिका में स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो भारत में कब कर पाएगा कहना मुश्किल है। तो मैं इन सैद्धांतिक बातों पर अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज की स्थिति में जब 70% इलाज प्राइवेट क्षेत्र में कर रहा है तो आप उस पर ऐसी बंदिशें क्यों लगा रहे हो कि वो अस्पताल चल ही नहीं पाए। उनके सामने गिरफ्तारी का खतरा है, उनके सामने अस्पताल को सील किए जाने का खतरा है। क्या वो जानबूझ करके ऐसा कुछ करते हैं? एम्स में 286 लोग संक्रमित मिले तो क्या पूरे एम्स को सील कर दिया? पहले कुछ ये भी हो रहा था, कुछ जगहों पे अभी भी चल रहा है, और सिर्फ एम्स अकेला नहीं है। मैं देख रहा था नोएडा का एक अस्पताल, वहाँ भी 6 लोग जो हैं जिसमें एक डॉक्टर शामिल है वो संक्रमित मिले। तो अस्पताल को सील करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया को सील कर सकते हैं और बाकी एरिया को चला सकते हैं, क्योंकि वायरस उस पर जो है बहुत थोड़ी देर के लिए ही उस मनुष्य के शरीर के बाहर जीवित रह पाता है। तो उस पर भी मैं अभी बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 70% स्वास्थ्य सेवा को ठप करके आप सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं चला सकते। उसका कारण ये है कि अब कोरोना जो है वो सामाजिक स्तर पर भारत में फैल गया है और सब लोग इसको स्वीकार करने लगे हैं। 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें कि केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी वो पीक की तरफ पहुंचने वाले हैं। उसमें से एक है महाराष्ट्र, खासतौर पे मुंबई जहां बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, दिल्ली जहां बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, और उसके बाद तमिलनाडु राज्य में। तो आप देखिए कि तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है, दिल्ली शहर, दिल्ली राज्य और मुंबई, यहाँ तो सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देश में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल बेड मौजूद है, सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर मौजूद है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने की व्यवस्था मौजूद है, सबसे बेहतर डॉक्टर मौजूद है। तब भी यहाँ पर जो है वो स्थितियाँ संभलती हुई नहीं दिखती। लेकिन जब ये दूसरे राज्यों में फैलेगा तो क्या होगा? ये अनुमान किया जा रहा है कि अगला पीक जो आएगा वो जुलाई तक वो होगा बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है उसको ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बदतर स्थिति में है। अगर बंगाल में कोलकाता को छोड़ दें और बिहार में पटना को छोड़ दें तो ज़्यादातर ज़िलों में, उन ज़िलों में भी जहां मेडिकल कॉलेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ख़राब स्थिति में हैं। बिहार का एक आंकड़ा मेरे सामने है जिसमें बताया गया है कि बिहार के 39 ज़िलों में से सिर्फ 18 ज़िलों में वेंटिलेटर्स हैं। बहरहाल सरकार कह रही है कि हम हर जगह वेंटिलेटर लगा रहे हैं। वेंटिलेटर लगा देने से कुछ नहीं होता। वेंटिलेटर को चलाने के लिए उसका ट्रेंड डॉक्टर चाहिए, वो है आपके पास? वेंटिलेटर को
पर किसी व्यक्ति को डालने से पहले एनेस्थीसिया का एक डॉक्टर चाहिए, वो है आपके पास। वह एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए कम से कम 4 ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए। 8-8 घंटे में 3 लोग ड्यूटी करते हैं और एक का ऑफ होता है। और ये एक दिन 1 मिनट की ट्रेनिंग नहीं होती है, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग होती है। उसकी व्यवस्था आपके पास नहीं है, तुरंत आप कर भी नहीं सकते हो। इसलिए आप वेंटिलेटर लगा भी दोगे तो कितने ऑपरेशनल होंगे उस पर मुझे संदेह है। तो कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उससे ऊपर यह है कि सरकार अभी भी लोगों के मन से डर को खत्म नहीं करना चाहती। लोग अभी भी डरे हुए हैं, जैसे कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे मौत लिखा हुआ है। सच्चाई यह है कि सरकार का कहना है कि अप्रैल मई तक जो कोरोना संक्रमित थे उनका डेथ रेट 3.5% के करीब था। यानी 100 लोग संक्रमित होते हैं तो उसमें 3 से लेकर 4 के बीच लोगों की मौत होती थी। और अब जो है वो संख्या घट करके 2.8 हो गई है, 2.8%। यानी 100 में से अब 2 से 3 लोगों की मौत हो सकती है। इसमें मैं फिर बताना चाहूँगा कि इसमें दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों की संख्या जो है 80% है। बाकी बीमारियों से कितनी मौत हो रही है? हर साल कैंसर से करीब 12 लाख लोग मरते हैं, यानी 1 लाख हर महीने। और अगर इसको आप जोड़ लें तो कोई 3000 मौतें जो हैं हर दिन कैंसर से होती है। सबसे बड़ा किलर है भारत में। सरकार की नज़र उस पर नहीं है। सरकार एक आभिजात्य बीमारी है कोरोना, जो कि मध्यम वर्ग तक अभी तक सीमित है, तो सरकार को सिर्फ उनकी ही चिंता हो रही है और उनको भी डरा के रखा गया है। ये सब लोग जानते हैं कि 80 से 90% लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको अगर ठीक से ट्रेनिंग दें तो जैसे वायरल बुखार से वो ठीक होते हैं उसी तरह से घर में रहकर ठीक हो सकते हैं, घर में रहकर बेहतर ठीक हो सकते हैं। सबसे जो डॉक्टर्स बताते हैं कि बुखार ज़्यादा है या दर्द है तो पैरासीटामोल लें। उसके बाद जो है जो कि कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद गर्म पानी पीते रहें। कितने अस्पतालों में कितना गर्म पानी पीने को मिलेगा। मैं एक डॉक्टर का वीडियो देख रहा था जो ये कह रहे थे कि 4-5 लीटर गर्म पानी पी जाना चाहिए। मिल जाएगा अस्पतालों में? बड़ा मुश्किल लग रहा है। घर में तो ये मिल सकता है। तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, उनके मन से डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर के युवा वर्ग के मन से डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि आपका अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है। एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक जैनर, जो ब्रिटेन में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत के साथ उनका संबंध है। यहाँ भी वो एक NGO चलाते हैं जिसके ज़रिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, MJ ट्रस्ट। और उसके अलावा भारत में जो कोरोना से रिलेटेड डेवलपमेंट है उस पर उनकी नज़र है। और उनसे मैंने बात की तो उनका कहना है कि 2 बातों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला तो ये कि स्वास्थ्य सेवाओं का सही उपयोग हो। उनका कहना है कि 5% से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फैसला डॉक्टर को करने देना चाहिए कि कौन व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होगा और किस व्यक्ति को घर में रहकर इलाज कराना ठीक रहेगा। डॉक्टर ही बता सकते हैं और ये फ़ोन पर भी बता सकते हैं। यहाँ जो है ब्यूरोक्रेसी, अफसरों के पास फैसले चले गए हैं। अफसर तय कर रहे हैं, सरकारी, जिनका डॉक्टर से, स्वास्थ्य से, इलाज से कुछ लेना देना नहीं है कि कौन अस्पताल में भर्ती होगा और किस अस्पताल में भर्ती होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा उनका कहना है कि जो हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा उपयोग। इसका मतलब ये है कि जो 70% इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है इस वक्त उनका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उनको जैसे सरकारी अस्पतालों में जितनी छूट आपने दी हुई है उतनी छूट दें। वो भी कोई अपने मन से नहीं चलते हैं, अराजक होकर नहीं चल सकते हैं। उनके ऊपर भी भारत सरकार के स्वास्थ्य के जो नियमावली है वो लागू होता है। वो भी जो है वो जो सरकारी नियम कानून है उसके बाहर नहीं है। उनकी देखरेख के लिए भी सरकार की संस्थाएं बनी हुई हैं। तो फिर उनको खुलकर इलाज करने देने में रुकावट क्यों डाली जाए, ये बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में अनुमान है कि हर दिन करीब 10,000 तक मामले एक दिन में आ सकते हैं। और उनके 5% या 10% को भी अगर एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी तो क्या सरकारी अस्पताल तैयार हैं?
मुझे नहीं लगता है कि सरकारी अस्पताल जो है 10,000 में से कोई 500 या 1,000 को रोज़ भर्ती करने की स्थिति में है। मैं अभी खबर देख रहा था अखबार में, आज के अखबारों में ही कई जगहों से खबरें छपी हुई है। गाजियाबाद से एक खबर छपी हुई है कि 4 कोरोना पेशेंट बाहर, एक कोरोना अस्पताल, कोरोना के लिए डेजिग्नेटेड अस्पताल के बाहर 4-4 घंटे तक खड़े रहे और कोई उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बाद में लोगों ने बहुत शोर मचाया तो फिर एक और अधिकारी आए और उन्होंने उन दो अस्पतालों में उन दोनों का जो है एडमिशन कराया। उसमें एक तो 85 साल के बुज़ुर्ग थे जिनको तुरंत एडमिट किया जाना चाहिए था, बिना कोई क्षण, बिना कोई मिनट जो है वो गंवाए हुए किया जाना चाहिए था। तो ये जो स्थिति है उसको सरकार अगर नहीं बदलेगी तो आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे। देखिए, दिसंबर तक कुछ लोगों का अनुमान है कि देश की आबादी का 50% जो है कोरोना संक्रमित हो सकता है। यानी 50% का मतलब होता है 60-70 करोड़ लोग। उनमें से अगर 5% को भी अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है तो सरकारी अस्पताल अकेले संभाल नहीं पाएंगे, उसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान चाहिए। सरकारी अस्पतालों में एक बार और हमने एक बात कही कि वहाँ नर्सिंग स्टाफ की कमी हो रही है, डॉक्टर की कमी हो रही है, वो संक्रमित हो रहे हैं और एक बार अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया तो कम 14 दिन से लेकर 3 हफ्ते के लिए वो काम पर नहीं आ सकता है, वो काम से बाहर हो जाता है। तो उस समय कौन संभालेगा? जो डॉक्टर हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में मौजूद हैं उनका उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? सरकार इसका जवाब नहीं दे सकती। क्यों प्राइवेट अस्पतालों पर इतनी रोक टोक है? सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर चिल्ला रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। बिना कारण ये अफसर लोग जो है ले जाकर पेशेंट भर्ती करा दे रहे हैं, जिनकी भर्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो घर पे रहकर ठीक हो सकते थे या जिनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाना चाहिए था, वो अस्पतालों में पहुंचा दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर पर दबाव पड़ेगा। एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आईसीयू में आमतौर पर एक डॉक्टर जो है 5 मरीजों को ही अटेंड कर पाता है। ख़ासतौर पर अगर वेंटिलेटर पे है तो 5 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकता। हर वेंटिलेटर के साथ एक नर्स चाहिए हर शिफ्ट में, जैसे हर शिफ्ट में एक डॉक्टर चाहिए। तो ये सब चीज़ें, उसके अलावा और स्वास्थ्य कर्मचारी चाहिए, ये सब जो है मौजूद नहीं है। और फिर भी अगर सरकार जिद पे अड़ी रही तो स्थिति भयानक होगी। जैसे सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया और आज सही ढंग से लॉकडाउन पे वो आ रही है कि हाइपर लोकल, मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा था कि हाइपर लोकल लॉकडाउन होना चाहिए। यानी जहां कोरोना के केस मिले उस एरिया को, थोड़े से एरिया को, अगर घनी आबादी है तो उस एरिया को, अगर वो फ्लैट है तो उस एक टावर को आप सील कर दीजिए, मतलब उनके लोगों को आने जाने से बाहर कीजिए, उनकी टेस्टिंग कीजिए और उनको घर में ही आइसोलेट कीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए मुश्किलों के दिन होंगे। दुर्भाग्य ये है कि अभी भी डॉक्टरों के हाथ में ये कमान जो है दिखाई नहीं दे रहा है। हमने एक प्रोग्राम किया था कि 16 डॉक्टरों ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप कृपा करके ये बीमारी है, महामारी है, इसको डॉक्टरों को हैंडल करने दीजिए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हैंडल कर रहे हैं इसको। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी तरह से अपनी योजना बना रहे हैं, या पॉलिटिशियन हैंडल कर रहे हैं तो अपनी तरह से योजना बना रहे हैं। ये गंभीर स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। satyhindi.com पर लॉगिन करके आप अपनी राय लिख सकते हैं, शालीन भाषा में लिखें। उसके अलावा YouTube पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ आपका स्वागत है। एक बात जाते जाते मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमसे और बेहतर ढंग से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उसे दबाइए, या satyhindi.com पर जाकर डिस्क्रिप्शन के बटन को दबाइए। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप हमसे और बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, यही हमारी कामना है। और आपकी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाओं के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।